हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सत्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज़ैनिथ एजुकेशन पर। बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो अभी तक ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं 9 लेक्चर्स हो चुके हैं और इसमें हमने एलिमिनेशन मेथड तक पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो बेसिकली जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो फॉर 2023 जो क्लास 10th का एग्जाम देंगे 2023 में उनके सिलेबस में से हटा दिया गया है टॉपिक। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज अगर किसी कोई और बोर्ड का बच्चा अगर देख रहा होगा और अगर उसके एग्जाम में आ रहा होगा तो उसे पता होना चाहिए इस मेथड के बारे में। दूसरी बात, फॉर कंसेप्ट इसे करना ज़रूरी भी है। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। सो अब देखते हैं जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है, जितने भी मेथड हमने आज अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, उन सब में हम करते क्या थे, हम निकालते थे एक्स एंड वाई, यही करते थे, यही निकालते थे। इसमें भी बेसिकली हम यही करने वाले हैं, हम इसमें एक्स एंड वाई ही निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन होनी चाहिए a2x प्लस b2y प्लस c2। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास दो इक्वेशन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि दो इक्वेशन के बिना काम चलने वाला नहीं है। तो अब हमें निकालना है यहाँ से एक्स एंड वाई। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ये हायर क्लासेस में एक टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट्स, उससे टॉपिक रिलेटेड है, लेकिन अभी हम सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज बनता है वो हम पढ़ने वाले। तो हमारे पास क्या है, ये जो इक्वेशन है इसमें a1 b1 c1 क्या है, कॉफिशिएंट्स है, a2 b2 c2 कॉफिशिएंट्स है। तो हमें इनकी जरूरत पड़ती है और हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। सो अगर हम देखें यहाँ पर x y और 1 है। ठीक है, हमें लिख लेना है पहले x y और लास्ट में जो हमारा c1 और c2 होता है उसका कॉफिशिएंट तो 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने 1 लिखा है। अब जरा हम वैल्यूज लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट्स थे वो थे a1 b1 c1, और दूसरी इक्वेशन में थे a2 b2 c2। तो अब हमें करना क्या है, ये वैल्यू प्लस की होती है, ये माइनस की होती है और ये प्लस की होती है। तो इसे लिखना है ऐसे, देखो x डिवाइडेड बाय। अब जब हम x निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, ये जो x वाली वैल्यू है इसका रो भूल जाना है और इसका कॉलम भी भूल जाना है। वेरी गुड। तो क्या बचा, b1 c2 बचा है और b2 c1 बचा है। ठीक है, तो b1 c1 b2 c2 बचा है। तो अब हमें इसको यूज कैसे करना है, पहले b1 को c2 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर उसमें से माइनस करना है b2 c1, b2 और c1 को मल्टीप्लाई करा के। तो b1 c2 माइनस b2 c1, ये अपनी x अपॉन में वैल्यू आ गई। अब इक्वल्स टू, ये y वाली टर्म की बारी आ रही है अब। ठीक है, तो अब y वाली टर्म के लिए क्या करें, पहले हम इरेज कर देते हैं ये दो लाइंस। सो अब जब हम y की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस का y, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, माइनस की है। अब इस वाली वैल्यू के रो को भूल गए और कॉलम को भूल गए, तो a1 c2, तो a1 c2 हो जाएगा और माइनस a2 c1, तो ये a2 c1 हो गया। क्लियर, a1 को c2 से मल्टीप्लाई कराया और a2 को c1 से कराया। अब बारी आ रही है थर्ड की, जो इक्वल होगा, अब 1 तो प्लस का ही होता है, तो 1 अपॉन, इस वैल्यू को हम वापस एक बार नॉर्मल कर देते हैं जो इक्वेशन थी ऐसी।
तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 को हम लिखेंगे। अब इस रो को भूलना है, इस कॉलम को भूलना है, तो क्या होगा a1b2 माइनस a2b1, जो बच जाता है उसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, a1b2 माइनस a2b1 और बीच में होता है माइनस। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है x वाली, ये भी इसके इक्वल है और ये y वाली वैल्यू भी इसके इक्वल है। तो एक बार पहली वाली वैल्यू को लास्ट थर्ड वाली वैल्यू के इक्वल रखेंगे और फिर एक बार ये जो y वाली वैल्यू है इसको लास्ट वाली वैल्यू के इक्वल रखेंगे। सो x डिवाइडेड बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपनी वैल्यू आ गई किसकी, x की। अब जब x आ गया कि ये वैल्यू है इसकी, ठीक है, तो ये अपनी x की वैल्यू चमक गई। इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं कि हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। बेसिकली अगर आपको मेथड याद नहीं रखना है तो अगर ये फॉर्मूला भी याद रहेगा तो हमारा काम चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो बेसिक चीज़ है या जो बेसिक हमारे पास कंसेप्ट है वो इस फॉर्मूले को लाना ही है। अगर हमें फॉर्मूला भी एग्जाम में याद है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लिख के क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर देखते हैं y वाले टर्म, तो माइनस वाई अपॉन दिस वैल्यू इक्वल्स टू a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस वाई अपॉन a1c2 माइनस a2c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब ये जो माइनस का साइन है इसे नीचे यूज कर लो, तो अगर हम यूज करेंगे तो a2c1 वाला जो टर्म माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो ये a1c2 वाला टर्म प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो y अपॉन a2c1 माइनस a1c2, जो प्लस माइनस की वैल्यू थी वो प्लस हो गई तो आगे लिख लिया, और जो प्लस की वैल्यू थी वो माइनस हो गई तो उसे पीछे लिख लिया, इक्वल टू इक्वल्स टू 1 अपॉन b2 माइनस a2b1। अब ये जो वैल्यू यहाँ डिवाइड में है वहां जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारी जो y की फाइनल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी y इज इक्वल्स टू a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू रहेगी और हमें हमेशा ये वैल्यू याद रखनी होगी जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया है। तो हम अगर लास्ट में एक बार फॉर्मूला लिख दें तो जो हमारा x का फॉर्मूला होता है वो होता है b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। वेरी गुड। सेकंड फॉर्मूला y का होता है, वो क्या होता है, वो होता है a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो ये हमारा y का फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 3.5 जो है उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली 4 डिफरेंट क्वेश्चंस है और उनमें हम अपने को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना होगा। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.5। ये टॉपिक 3.5 के लिए ही था, तो अब 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस
हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और infinitely many solution. In case there is a unique solution, find it by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है और इनके क्या हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकता है। तो जिनको ये कंडीशंस नहीं पता है वो पुराने जो लेक्चर्स है स्टार्टिंग वाले वो जाके देख सकते हैं, तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने जो कंडीशंस होती हैं वो डिस्कस की हुई है, कौन सी लाइन कैसी होती है वो सब डिस्कस किया हुआ है। तो हमें फिर लास्ट में कहता है अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन आता है ना तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशंस है उसको देख लेते हैं। इक्वेशन को नॉर्मली हम लिख लेते हैं x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अपने को कंपेयर करना होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसको कंपेयर करना होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। अब हमें बताना है इसमें a1 क्या होगा, b1 क्या होगा, c1 क्या होगा। तो x के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा होगा, तो a1 हमारा 1 हो गया। y के साथ -3 लिखा है तो b1 हमारा -3 हो गया और c1 हमारा -3 हो गया। उसी तरह सेकंड इक्वेशन में x के साथ में जो लिखा है मल्टीप्लाई में वो a2 है, तो ये क्या हो गया 3। y के मल्टीप्लाई में जो लिखा है वो b2 और जो हमारा ऐसे ही लिखा हुआ है विदाउट एनी वेरिएबल वो हमारा c2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात अपने को समझ आ गई है। तो a1 हमारा क्या है 1, b1 है हमारा आई थिंक सो -3 था, यस, और c1 भी हमारा -3 था। a2 हमारा क्या था, वो था 3, b2 था -9 और c2 था -2, यस -2। सो अब रेशियो निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 क्या आएगा 1/3, b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो क्या आएगा -3 अपॉन -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये भी 1/3 आ गया। और c1/c2 अगर हम निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा -3 अपॉन -2। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। सो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये जो कंडीशन होती है ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन आता है, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और क्वेश्चन में खुद ही बोला गया था कि अगर नो सॉल्यूशन आए और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आए तो हमें उसे आगे सॉल्व नहीं करना है, तो ये यहीं पर फिनिश हो जाएगा, इसको आगे करने की नीड नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के ही सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें बेसिकली इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इक्वल टू में 5 है, हमें यहाँ इक्वल्स टू में 0 चाहिए, तो हम इसे ऐसा लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और ये जो प्लस का 8 है अगर हम उसकी बात करें तो ये यहाँ पर आएगा LHS में, अगर आएगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब हम अगर फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है, किससे करते हैं सर, a1x प्लस b1y
प्लस C1 से करते हैं, और इसे किससे कंपेयर करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। सो A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 2, B1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, और C1 की वैल्यू आ जाएगी -5। A2 की वैल्यू आएगी 3, B2 की वैल्यू आएगी 2, और C2 की वैल्यू आ जाएगी -8। सो अब हमें रेशियो निकालना है, पहले चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। यूनिक, अब मैं यूनिक सॉल्यूशन ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी हम सॉल्यूशन कर पाएंगे आगे। तो चलिए चेक करते हैं, A1/A2 निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू आएगी 2/3, और B1/B2 निकालेंगे तो B1/B2 निकालेंगे तो आएगी वैल्यू 1/2। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल ही नहीं है, तो जब इक्वल ही नहीं है तो C1/C2 चेक होगा ही नहीं, और जब C1/C2 चेक नहीं होगा इसका मतलब कंडीशन हो गई A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है किसकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की, और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है उनका यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका मतलब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अब इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो क्या दिक्कत है, वैल्यूज पुट कर दो। अब वैल्यूज तो हमें लास्ट पेज से ही देखनी पड़ेगी। पहला देखो B1C2 तो 1 इंटू -8 होगा, तो लिख दो 1 इंटू -8, माइनस का साइन फॉर्मूले वाला। B2C1, B2C1 का क्या मतलब है, B2 मतलब 2 और C1 मतलब -5, तो 2 इंटू -5 कितना आ जाएगा, वो चेक करेंगे बाद में, अभी 2 इंटू -5 लिखते हैं, अपॉन A1B2, तो A1B2 का मतलब 2 इंटू 2, तो 4 आएगा वैसे तो, लेकिन फिलहाल हम 2 इंटू 2 ही लिखेंगे, माइनस A3B1, सो A2B1 है ना, सो 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1। वेरी गुड। सो यहाँ पर फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे 1 इंटू -8 आएगा -8, उसके बाद माइनस माइनस प्लस का 2 5 ज़ा 10 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3, तो 10 -8 आ जाएगा 2 अपॉन 4 -3 1, तो 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2। बहुत बढ़िया। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ हम ऐसा नहीं करने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे में पुट करें। सो अब देख लेते हैं y। अब जो हमारा y होता है उसका फॉर्मूला होता है A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। फाइनल फॉर्मूला यही होता है। सो A2 और C1 की वैल्यू देख लेते हैं। A2 मतलब 2 इंटू C2, A2 है 3 इंटू -5, सो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू -5 माइनस A2 7 हो गया, फिर 2 इंटू -8 A1 इंटू C2,
तो 2 इंटू -8 भी हो जाएगा, अपॉन, यहाँ तो सेम ही वैल्यू रहने वाली है, तो 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। यस, ये क्या था वैल्यू, 3, यस 3 इंटू 1। तो यहाँ पर 3 5 ज़ा 15 आ गया, तो माइनस का 15 आएगा, और ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 8 2 ज़ा 16 अपॉन 2 2 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3। सो 16 -15 आ जाएगा 1, 4 -3 भी आ जाएगा 1। तो y हमारा कितना आ गया, ये 1 आ गया। सो अब हम कह सकते हैं हेंस x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो हमने x की भी वैल्यू निकाल ली और y की भी वैल्यू निकाल ली बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, ये क्लियर हो चुका है। अब देखो एग्जाम में कई बार लिखा होता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वहां पे हम कोई और मेथड यूज नहीं कर सकते, वहां पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में जब नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता है सॉल्व द फॉलोइंग या सॉल्व द इक्वेशन, तो उस केस में हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं जो हमें ज़्यादा इजी लगता है या जिसके लिए हम ज़्यादा श्योर हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बाकी जो इसके पार्ट है वो आप ट्राई करेंगे। ठीक है, हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो इस पे मार्क कर सकते हैं कि दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब ये क्या कहता है, कहता है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। उसने ये पूछा है कि a और b की क्या वैल्यू रहेगी कि इक्वेशन का जो सॉल्यूशन रहेगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, और उससे पहले हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी भी चाहिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो यहां से इक्वेशन आएगी 2x प्लस 3y, और ये प्लस का 7 LHS में आएगा तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, दूसरी में ये पूरा एक ब्रैकेट लगा लो इस पे, तो a माइनस बी इंटू एक्स तो एज इट इज रहेगा, प्लस a प्लस बी इंटू वाई भी एज इट इज रहेगा। ये वैल्यू जब LHS में आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 3a सो ये यहाँ पर माइनस का 3a प्लस बी -2 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट वाली को कंपेयर करूं, इसको कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 से, और इससे कंपेयर करेंगे, लिख देता हूं मैं यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, और इसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर किया। तो हमारे पास जो a1 आएगा वो आएगा 2, b1 आएगा 3 और c1 आएगा -7, a2 आएगा a माइनस बी, b2 आएगा a प्लस बी, और c2 आएगा माइनस का 3a प्लस बी -2। ठीक है,
तो अब देखते हैं आगे। इसका मतलब है अब कंडीशन जो हमें दे रखी थी वो क्या थी कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो कंडीशन लिखेंगे पहले कि कंडीशन हमें जो दे रखी है वो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। उसकी कंडीशन क्या होती है एक्चुअली में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होता है वो होता है कोइंसिडेंट लाइंस का, और उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कंडीशन जो है ये हमें यूज़ करनी है इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर मैं इसे यूज़ करूँ तो ये क्या आएगा, 2/a-b आएगा इक्वल्स टू 3/a+b आएगा। a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू a-b है, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू a+b है। c1 है हमारा माइनस का 7 अपॉन माइनस में 3a+b-2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू आपस में इक्वल है और ये वैल्यू भी आपस में इक्वल है, क्योंकि है तो तीनों इक्वल ही। तो किसी दो वैल्यू को एक साथ इक्वल कर दो, फिर दो वैल्यू को एक साथ इक्वल कर दो। पहले करते हैं 2/a-b इक्वल्स टू 3/a+b। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। तो 3 × a-b इक्वल्स टू 2 × a+b। तो 3a माइनस 3b मल्टीप्लाई कराया 3 को, फिर इक्वल्स टू 2 × a 2a एंड 2 × b 2b। अब इस 2a को यहाँ ले आओ और इस 3b को यहाँ ले आओ। तो 3a माइनस 2a इज इक्वल्स टू 2b, और ये माइनस का 3b वहां जाके प्लस हो गया। 3a में से 2a गया तो बचा a इक्वल्स टू 2b प्लस 3b आ जाएगा 5b। तो a इक्वल टू 5b हमारी इक्वेशन आ गई। करेक्ट, ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें लिखना है 3/a+b। जो अदर टू वैल्यूज थी ना ये वाली, इनको इक्वेट कर रहे हैं। 3/a+b इक्वल टू 7/3a+b-2 आएगा। अब इन्हें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 3 × 3a+b-2 इक्वल्स टू 7 × a+b। 3 3 9a, 3 × b 3b, और 3 2 -6 इज इक्वल्स टू 7 × a 7a प्लस 7 × b 7b। अब 7a प्लस 7b यहाँ ले आओ, इस -6 को यहाँ ले आओ। तो 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b इक्वल्स टू 6। तो 9a माइनस 7a आएगा 2a, 3b प्लस का है और 7b माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 7b में से 3b गया तो क्या बचेगा, 4b बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो 7 है और उसके आगे साइन माइनस है। इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब चाहें तो हम इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत खास जरूरत नहीं है तो रहने देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखो वैसे तो हम कोई भी मेथड मैंने बताया था आप यूज कर सकते हो। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ मेथड यूज नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन है क्योंकि ए की वैल्यू डायरेक्ट आ रखी है 5b। तो अगर हम जस्ट 5b को उठा के पुट कर देंगे ना इक्वेशन में, सेकेंड वाली में, तो हमारा b निकल आएगा। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ
ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है 2a माइनस 4b इक्वल्स टू 6। यही था ना? यस। तो 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5b, क्योंकि a की वैल्यू क्या थी? 5b थी। यहाँ देख रहे हो आप, ये देख रहे हो a इक्वल टू 5b है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। फिर माइनस का 4b इक्वल्स टू 6। तो 2 5 ज़ा 10b माइनस 4b इक्वल्स टू 6। तो 10b में से 4b गया तो बचेगा 6b इक्वल्स टू 6। तो b क्या आ जाएगा? 6/6, मतलब 1। इसका मतलब b हमारा आ गया 1। अब b 1 आ गया तो a निकालना कौन सी बड़ी बात है? जस्ट ये जो b की वैल्यू आई है इसे उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, a इज इक्वल्स टू 5b था, तो 5 इंटू बी की वैल्यू 1, तो 5 1 ज़ा 5, तो a की वैल्यू 5 आ गई। समझ में आया? इस तरीके से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमने निकाल ली है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि उसमें a और b निकालना पड़ता है या k निकालना पड़ता है। तो जो k वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, वो भी हम करेंगे क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ आई हैं। अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have no solution। मतलब नो सॉल्यूशन की कंडीशंस लगा के हमें क्या बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 की फॉर्म में शो कर लेते हैं। तो 3x प्लस वाई, और प्लस का 1 LHS में आएगा तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वाला 1 यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी यही होगा, ये प्लस वाली वैल्यू यहाँ आएगी तो माइनस हो जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन हमें नजर आएगी 2k -1 इंटू एक्स प्लस k -1 इंटू वाई, और ये वैल्यू प्लस की है लेकिन ये पूरा ब्रैकेट मान लो ये प्लस का है, यहाँ आएगा तो माइनस का 2k + 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो हमारा है, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसको कंपेयर करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 अपने पास आएगा 3, b1 आएगा 1, और c1 आ जाएगा माइनस का 1। उसी तरह a2 क्या आएगा? 2k -1, b2 आएगा k -1, और c2 आ जाएगा माइनस का 2k + 1। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हमें कंडीशन जो दी गई थी, कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी नो सॉल्यूशन की। तो नो सॉल्यूशन जब होता है तो उसकी कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल तो होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है। तो अगर ये कंडीशन होती है तो इस कंडीशन को यूज करके हमें वैल्यूज निकालनी है।
a1/a2 की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 के-1, 3/2 के-1 इक्वल्स टू b1/b2 क्या आएगा, 1/k-1, 1/k-1 नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या था, वो था -1/-1 का 2k+1, यही था ना, यस। अब देखो माइनस से माइनस तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये नॉट इक्वल है, तो हमें इसको कंसीडर कर, इन दोनों को एक साथ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम किसको कंसीडर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यूज को कंसीडर करेंगे और यहाँ से k निकालेंगे। तो यहाँ पर है 3/2k-1 इज इक्वल्स टू 1/k-1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, तो 3 × k-1 इज इक्वल्स टू 2k-1 इंटू 1, तो 3 × k हो जाएगा 3k, 3 × 1 -3 इक्वल्स टू 2k-1। सो इस 2k को यहाँ ले आते हैं, इस -3 को यहाँ ले आते हैं, तो 3k - 2k इज इक्वल्स टू -1 + 3। तो 3k में से 2k गया तो कितना बचेगा, k बचेगा। तो k बचा, और -1 + 3, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई, +2। सो k की वैल्यू भी हमारी फाइंड हो गई। तो आई होप आपको ये जो भी लेक्चर था ये समझ आया है। नेक्स्ट क्लास से हम आगे की क्वेश्चंस करेंगे, बेसिकली वो इक्वेशन मेकिंग है, और इक्वेशन मेकिंग इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को वही क्लियर नहीं होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले आप ट्राई भी कीजिएगा कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि हमने इक्वेशन मेकिंग पहले भी की हुई है, तो ट्राई कीजिएगा। अगर क्वेश्चन हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते हैं तो वैसे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करने वाले ही हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए टाटा सन्नाटा, बाय बाय, टेक केयर।